स्टेज, और स्टूडेंट्स जो हैं उनको एम्प्टी वेसल्स की तरह हम ट्रीट करें कि बस वो क्लास में सिर्फ सुनने के लिए आए हैं, या वो जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है दैट इज द ओनली मोड अवेलेबल, जो आके बस बच्चा बैठ जाएगा कुर्सी पे और टीचर रोस्ट्रम पे खड़ा हो जाएगा एंड देन ही विल कीप स्पीकिंग ऑन एंड ऑन फॉर आवर्स, और उसके बाद स्टूडेंट की किस्मत है जो उसको याद रह जाए, ठीक है। अब उससे अगला मरहला है जो उसको याद भी रह गया है उसकी क्या इफेक्टिवनेस है। we will look into के ये जो finger holding है to the development of ultimate performance capabilities. Whenever a student is engaged with a teacher for a semester, for a year, या पूरे प्रोग्राम के साथ, if he or she is engaged for 4 years या 6 months, सर अपना माइक ना इसको बंद रखिए। So this is actually the imperil कि मतलब when we misuse thing के जब आपने नहीं बोलना ना, काइंडली माइक ऑफ रखें। देयर आर अबाउट 150 पार्टिसिपेंट, इफ वी लूज 1 मिनट तो वी आर एक्चुअली लूजिंग 150 मिनट्स। सो ये जो फिंगर होल्डिंग से जो अल्टीमेट परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज है, ये सारे का सारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है टीचर का रोल, ये कैसे होगा, इस पे हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। देन वी विल आल्सो लुक इनटू दी ये जो कंटेम्प्रेरी जो टीचिंग लर्निंग मेथड जो है, स्पेशली जो टीचिंग वाली साइड है, उसको हम देखेंगे। जो फोकस क्या है, टेक्नोलॉजी फोकस है या स्टूडेंट फोकस है या टीचर फोकस है, तो हम डिफरेंट जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको इस टेक्नोलॉजी वर्सेस फोकस एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये एक हम इसको एज एन एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, उस पर आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। देन जो ब्लूम टेक्सोनोमी है और इसका एक ऑप्टिमम जो यूज है वो किस तरह से हो सकता है। हम में से सब लोग बिकॉज वी आर एजुकेटर्स, तो इसको हम अंडरस्टैंड सब करते हैं कि वी स्टार्ट विद रिमेम्बरेंस एंड गो टू क्रिएशन। तो रिमेम्बरेंस है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है, उसके बाद एनालिसिस है, एवेल्युएशन है, फिर सिंथेसिस या क्रिएशन है। विद स्लाइड मॉडिफिकेशन जो डिफरेंट लर्निंग डोमेन जो कॉग्निटिव डोमेन में जो टेक्सोनोमी है वो इसी तरह से काम करती है। बट द क्वेश्चन इज कि हम कितने अलाइंड हैं, हम कितने बेटर प्रिपेयर्ड हैं, हम कितने ट्रेन हैं विद द कोहोर्ट दैट वी आर वर्किंग। इसके ऊपर ना मैं एक छोटी सी एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं कि मेरा ख्याल है कुछ 3 से 4 हफ्ते पहले इट वाज जस्ट आफ्टर ईद, जो ये बड़ी ईद है, इसके बाद का जो वीकेंड है इट वाज प्रीटी हॉट वीकेंड। तो मैं घर पे था, इट वाज संडे, तो जो मेरे किड्स हैं उन्होंने कहा जी कि आज दे शुड बी अ पिकनिक। तो मैंने कहा पिकनिक जो है वो तो बहुत गर्मी है बाहर भाई, आप आराम से एयर कंडीशन में बैठे हो तो बैठे रहो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अगर गर्मी की वजह से आप बाहर नहीं लेके जा रहे तो इट्स अ गुड टाइम वी कैन गो टू अ वाटर पार्क। तो वाटर पार्क जी जहाँ एक क्लब की मेंबरशिप है उनको फोन किया, उन्होंने कहा जी कि चूंकि ईद थी इसकी वजह से द क्लब इज क्लोज्ड। तो अब डिसीजन ये हुआ जी कि सोलो वाटर पार्क जाया जाए। द लास्ट टाइम आई वेंट टू सोलो वाटर पार्क, आप में से जो लाहौर बेस्ड है वो अंडरस्टैंड करते हैं ये जो उसकी लोकेशन या जो क्या क्या फैसिलिटीज जो है वो पार्क ऑफर करता है। वहाँ पे हम चले गए, तो अब आई न्यू कि वहाँ पे स्लाइड वाटर स्लाइड्स हैं, पूल्स हैं, आप उस पर नहा सकते हैं और वो वाटर स्लाइडिंग कर सकते हैं, इट्स वेरी फन। तो मैंने किया क्या कि जो एक निकर रिक्वायर्ड है जी आपको वहाँ पे, तो एक जीन्स की जो निकर है वो थी मेरे पास। अब जब मैं वहाँ पे गया, गाड़ी पीछे पार्क की, तो अब वहाँ पे ना एक दे आर कॉन्स्टेंटली वो अलार्म आ रहा है जी कि आप को अगर जीन्स आपने पहनी है या शलवार कमीज पहनी हुई है तो यू शुड नॉट गो इनटू द पूल और वाटर स्लाइड। अब ये नहीं वो बता रहे कि क्यों, तो मैंने उन इंस्ट्रक्शन को इग्नोर किया। आई वेंट इन, जितने मेरे पास पैसे थे वो 5-6 हज़ार, वो जितने लोग थे, वी स्पेंड द मनी, बॉट द टिकट्स एंड वेंट इनसाइड। अब जब अंदर चले गए तो नो मनी और वी स्टार्टेड ऑल जो फन गेम है। तो एक वाटर स्लाइड जो है वो लेने के लिए माई सेल्फ एंड माई 10 years ओल्ड सन हम चले गए जी, वो सीढ़ियाँ चढ़ के कोई 150-200 मीटर ऊपर। तो वहाँ से जब मैंने स्लाइड लेने के लिए आई वॉज जस्ट ऑन टू दी स्लाइड, तो लिटरली ऐसे था कि अब आई कुडंट स्लाइड, क्योंकि वो जीन्स है उसमें फ्रिक्शन ज्यादा है एंड आई ट्राइड कि मैं उठ के थोड़ा सा चलने की कोशिश करूं। अब जब मैंने पाँव रखूं तो मैं स्लिप हो जाऊं, और जब मैं उसको स्लाइड करने की कोशिश करूं तो नॉट मूविंग। तो थोड़ी देर बाद जो एक साथ पैरेलल स्लाइड थी, माय सन केम डाउन और वो जब शूम करता उधर से गुजर गया। तो मैं भी को 5 मिनट लगा के ना नीचे वाटर पूल में आया, तो उसने कहा कि डैडी आपको लोग बहुत मजाक कर रहे थे ऊपर। तो एक इंसिडेंट था, मैंने ये सोचा कि वेल ये जो प्रिपेयर्डनेस है फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, इसकी कितनी वैल्यू है।
दिस इज द लेसन। जो टाइम एंड अगेन इंस्ट्रक्शन आ रही है जी कि आप जीन्स पहन के ना जाएं, मैंने उसको इग्नोर किया एंड एट द एंड ऑफ द डे आई स्टेड इनसाइड। अब पैसे नहीं है वहां पे, बाहर अगर आप आएंगे तो आप दोबारा इनसाइड जाने के लिए फिर 1000 की आपको टिकट परचेज करनी है आपने। तो मैंने सिर्फ ना ये लेसन लर्न किया कि व्हेन वी आर गोइंग टू डू सम एक्ट, तो उसके लिए जो रेलिवेंट जो प्रिपेयर्डनेस है दैट हैज यूनिक इंपॉर्टेंस। जो भी नया टास्क है उसके लिए जो इंपॉर्टेंस है प्रिपेयर्डनेस की, ये एक ऑथेंटिक बात है। तो इसको अगर हम इधर अप्लाई करें कि व्हेन वी आर डीलिंग विद एन एडल्ट कोहोर्ट जो कि 16 साल 17 18 19 20 21 22 साल का है, और जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है हमारी वो अगर बिल्कुल उस तरह से है जैसे 5 6 या 7 साल के बच्चे को डील कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल वो बच्चे बेचारे इसी सिचुएशन से दो चार होंगे जिससे मैं वो जीन्स की निकर पहन के व्हेन आई वाज ट्राइंग टू स्लाइड डाउन आई कुड नॉट स्लाइड। तो ये एक बेसिकली एक छोटी सी पर्सनल एग्जांपल है विच एक्चुअली एम्फसाइजेस कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू बी वेल प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू जो भी कॉन्टेम्परेरी नीड्स ऑफ द मार्केट है। देखना ये है कि व्हेन द स्टूडेंट ग्रेजुएट्स वेयर डज ही गो एंड व्हाट टाइप ऑफ जॉब और स्किल्स ही नीड्स टू हैव, और जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये कितना कंसिस्टेंट है इन डेवलपिंग दोज अल्टीमेट परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज। तो इसमें एक छोटी सी एग्जांपल मैं और देता हूं इसमें, चलिए इससे शुरू कर लेते हैं। ये हमारे पास कुछ इक्विपमेंट है जिसमें वी हैव गॉट अ पेंडुलम। इसमें एक पेंडुलम है, एक हुक है, ये बॉब है 3, ये बेसिकली एक अलार्म स्टॉप वॉच है, एंड देन देयर आर 3 वो जो रोप्स हैं। ये हम सब लोग जो स्पेशली फिजिक्स पढ़ाते हैं कॉलेज में दोस्त या यूनिवर्सिटी में फाउंडेशनल जो फिजिक्स के कोर्सेज हैं, वो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसके वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसके केस में वो पूरी थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर प्रोसीजर बताएंगे, फिर करके दिखाएंगे, फिर स्टूडेंट क्या करता है वो आके ये सिर्फ बॉब चेंज करता है और एक कॉपी को फिल कर देता है एंड ही गोज होम। उसके ऊपर उसकी असेसमेंट हो जाती है एंड ही इज अवॉर्डेड लाइक एन ए ग्रेड। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी टाइम कि हम थोड़ा सा एक स्टेप पीछे रुक जाएं, कितनी दफा हम पीछे रुकते हैं, कितनी दफा हम बेसिकली स्टूडेंट को एक स्टेप फॉरवर्ड करने का मौका देते हैं कि आप टाइम पीरियड की डेफिनेशन बता दें और उससे ये मटेरियल दे दें एंड लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स। सवाल ये है कि विदाउट टीचिंग हिम एनी थ्योरी विद दिस मटेरियल उसे कहेंगे कि आपने, ये सिर्फ एग्जांपल है कि आपने करना ये है कि देखना एक ये टू थियराइज कि ये जो मास है इसका क्या इम्पैक्ट है। डोंट टेल ऑल द प्रोसीजर, वो जो फिंगर होल्डिंग वाला काम है वो ना करें। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ फिजिक्स में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, जो हमारे दोस्त ह्यूमैनिटीज को पढ़ा रहे हैं, आर शेयर जो स्किल है वी आर डूइंग द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस और स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम दैट दे रिसीव ऑल दोज इंस्ट्रक्शंस और उनको खुद से ही प्रोसेस करके कोई चीज अगर बिल्ड हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं भी होती तो चले पेपर तो उसने पास कर लेना। तो लग ये रहा है कि जो सिस्टम का फोकस है, इट्स नॉट अ ब्लेम ऑन टीचर टू बी ऑनेस्ट, इट इज सिस्टम्स प्रॉब्लम द वे वी एक्चुअली असेस स्टूडेंट्स। उसमें एट द एंड ऑफ द डे वो जो मेमोरी से बियॉन्ड वो जो एप्लीकेशन वाला काम है दैट इज वेरी लेस, क्योंकि असेसमेंट जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ अलाइंड ही नहीं है। इसलिए जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इटसेल्फ है वो डेफिशिएंट है, उसमें वो चीजें जो इनग्रेन स्टूडेंट के अंदर जो अल्टीमेट परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज उसमें आनी चाहिए दे आर मिसिंग। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये अभी जो टिपिकली जो पाकिस्तानी जो सोसाइटी है, हम कोई इंडस्ट्रियल नेशन नहीं है। जब 350-400 साल पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, इट स्टार्टेड विद ब्रिटेन। सबसे पहले ब्रिटिश जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो आया, फिर वो यूरोप में आ गया, यूरोप से फिर वो नेपोलियन जो मूवमेंट थी, एक्सपीडिशंस थी, उसके साथ वो मूव हुआ, फिर कुछ गैप आ गया बीच में, फिर एक नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया यूनाइटेड स्टेट्स में इन द लास्ट सेंचुरी के मिड के अंदर, जब ये कंप्यूटर की इन्वेंशन हुई। अब क्वेश्चन ये है कि अभी हमारी जो सोसाइटी है दैट इज नॉट इवन पार्शली इंडस्ट्रियलाइज्ड, लेकिन जो इंडस्ट्रियल नेशन जो हैं दे हैव मूव्ड बियॉन्ड इंडस्ट्रियलिज्म। तो अब हमारे नजदीक एक क्वेश्चन है
कि एज एन एकेडमिक्स ये आप सबसे सवाल है, नॉट टू बी आंसर्ड, जस्ट टू थिंक कि क्या हमें जो पाथ वेस्ट ने लिया, जिस पाथ से वेस्ट पूरा इंडस्ट्रियलाइज हुआ, नाउ दे हैव मूव्ड बियॉन्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा, ये कैसे पता चला जी कि वेस्ट जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से आगे चला गया है? आप देखें जरा, जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज थी वेस्ट में वो मूव हो गई। 4 प्रिंसिपल थे जी जिसके ऊपर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो इंडस्ट्रियल रियलिटी है, इसकी सारी बिल्डिंग को खड़ा किया गया। इट वाज स्टैंडर्डाइजेशन, हर चीज स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। इट वाज सिंक्रोनाइजेशन, कि आप एक घड़ी है उसके हिसाब से सब काम करेंगे, 8 बजे आएंगे 5 बजे जाएंगे, वो 9 बजे आएंगे 5 बजे जाएंगे, या 8 बजे आएंगे। तो सिंक्रोनाइज्ड, स्टैंडर्डाइज, और उसके बाद प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना जो है, दैट वाज द मेजर प्रिंसिपल। और तीसरी बात कि कंसंट्रेशन, कि जो एनर्जी के जो सोर्सेज हैं वो बड़े कंसंट्रेटेड से थे, कि आप कोल यूज करेंगे, आप ऑयल यूज करेंगे, आप गैस यूज करेंगे, क्योंकि आपने स्टीम पैदा करनी है जिससे आपने पावर प्रोड्यूस करनी है। अब आप देखें कि ये जो चारों प्रिंसिपल्स जो हैं, दे आर बीइंग सीरियसली चैलेंज्ड, नॉट ओनली इन द वेस्ट, इन द फार ईस्ट के अंदर। अगर जापान, जापानीज सोसाइटी जो है, जापान को अगर आप देखें तो वहां पे भी ये है। लेकिन ये जो 350 साल का ट्रॉमा है, मसलन अगर हम बात करें स्टैंडर्डाइजेशन की, तो अब आप देखिए कि स्टैंडर्डाइजेशन से जो नया कॉन्सेप्ट है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन क्या है? कस्टमाइजेशन एक्चुअली स्टैंडर्डाइजेशन जो है उसको चैलेंज है। इसी तरह से सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन के लिए तो जरूरी था कि हम सारे इस वक्त एक ही क्लासरूम में होते, लेकिन हम अपने अपने घरों में, अपने ऑफिस में बैठ के भी वी कैन स्टिल correlate with each other, we can talk with each other, even those who are not present, क्योंकि ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, they can also benefit। तो इसका मतलब ये है कि जो सिंक्रोनाइजेशन का जो प्रिंसिपल है उसको भी चैलेंज किया जा रहा है। देन मैक्सिमाइजेशन जो था, ये एक और रूल था उसका, उसको भी आप देखें कि अब जो कंपनीज हैं हु आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, तो वो कहते हैं जी कि हम सोसाइटी के लिए ये कर रहे हैं। जो CSR का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका कॉन्सेप्ट आ गया, इन्वायरमेंट को वैल्यू दी जा रही है। तो जब सारी की सारी वो जो इंडस्ट्रियल रियलिटी है, उसके जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं, उनको सीरियस चैलेंज है, तो हमारा एज एन एकेडमिक किसी भी लेवल पे पढ़ा रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, हमारा अपने आप से ये सवाल होना चाहिए कि वो जो पेन एंड एग्नी दैट वेस्ट हैज गॉन थ्रू व्हाइल दे वर अडॉप्टिंग द इंडस्ट्रियलिज्म, और अब वो इंडस्ट्रियलिज्म से आगे चले गए हैं, कैन वी अफोर्ड टू स्किप ऑल दैट एग्नी और नॉट? ये सबसे पहले ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटीज के अंदर होना चाहिए, कॉलेजेस के अंदर होना चाहिए। ये हमारे जहन में सबसे पहले ये सवाल आना चाहिए कि व्हेन वी हैव अ मॉडल जिसकी जो रिप्रिकॉशंस थे, उसके जो सोशल फाइबर, जो उसके ऊपर जो फैमिली लाइफ है उसके ऊपर जो चीजें आई, बड़े बड़े रिप्रिकॉशंस थे, क्या हम उनको अवॉइड कर सकते हैं? सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट वी हैव टू आंसर एज एन एकेडमिक। तो ये जो पर्टिकुलर जो सेशन है, इसमें डीप जाने से पहले हम क्या बेसिकली चाहते हैं फ्रॉम टीचर। जब हम किसी भी टीचर की बात कर रहे हैं या ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो वी आर वेरी मच कंसर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स एबिलिटी टू क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी फ्रॉम देयर पोजीशन ऑफ कॉम्पिटेंस, वेयर वट एवर द कॉम्पिटेंस दे हैव गॉट। ये जो एक रियलिटी है वो एब्सोल्यूट नहीं है, मल्टीपल उसकी परसेप्शंस हैं। तो क्या हमारा जो एग्जिस्टिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इस चीज की इजाजत दे रहा है? डू वी रियली लेट द स्टूडेंट्स हैव देयर इंडिपेंडेंट व्यू एंड आर्ग्यू विद द टीचर? क्या टीचर के साथ इस मामले में आर्ग्यूमेंट हो सकता है? देन हम ये भी चाहते हैं कि जो इम्प्रूव टीचर आउटकम्स आए, कि हम बेसिकली कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स से थोड़ा सा आगे चले जाएं। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, can we talk about the learning outcomes? कि कोर्स पढ़ाना is not for the sake of कोर्स पढ़ाना, it is for something else, कि वो जो चीज जिसको हम यहाँ पे learners ability कह रहे हैं, so more capable teacher, और teacher जो है itself they are learners। तो अब जो सिस्टम है थोड़ा सा उसकी डिमांड डिफरेंट है, कि इंस्टेड ऑफ ये कहेंगे कि टीचर को तो सब पता है, टीचर ऑल्सो लर्न
if he has got this capabilities. क्यों? क्योंकि जो environment के लिए हम ये graduates को produce कर रहे हैं, students को train कर रहे हैं, that environment is highly fluid and fragile. आप सिर्फ टेक्नोलॉजी को देख लें, आप अपना रोल एज अ पेरेंट ही देख लें कि जो ट्रबल आप या हमारे पेरेंट्स थे उनको और तरह के चैलेंजेस थे, लेकिन जो चैलेंजेस हमें हैं while we are raising kids, they are more diverse, dynamic and ये जो टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेटेड है. ये टेक्नोलॉजी वाला चैलेंज ही नहीं था. पहले शुरू में ये मोबाइल फोन जो है इसके बारे में कहा जा रहा था ये टॉय है. अब सीरियस क्वेश्चंस हैं कि जो बच्चे हैं उनको कितनी एक्सेस होनी चाहिए इस टेक्नोलॉजी तक. सो दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन दैट वी वांट एज अ पेरेंट, एज अ टीचर. ये हम अडॉप्टिव हूं. फिर इंक्रीज लर्नर्स कॉन्फिडेंस इन परसेप्शन. बस ऑडिबल. तो ये इंटरनेट की वजह से ना मेरा ख्याल है वीडियो को स्विच ऑफ ही रहने देते हैं. देन ये जो लर्नर जो है, हाउ एंगेज्ड लर्नर्स वी आर प्रोड्यूसिंग, ये जो कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस है उसके साथ, यानी कि जो कंटेम्प्रेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप आर्किटेक्ट पैदा कर रहे हैं, इंजीनियर्स पैदा कर रहे हैं, जो डॉक्टर पैदा कर रहे हैं, जो उनकी एग्जिस्टिंग या कंटेम्प्रेरी स्टैंडर्ड्स हैं उससे उसकी कितनी कंपैटिबिलिटी है. देन वी आर आल्सो कंसर्न कि जो लर्नर स्कैफोल्डिंग ऑफ पीयर लर्निंग प्रोसेस के एक पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है बेसिकली लर्निंग का, वो कितना विजिबली इम्प्लीमेंटेड है. ये सारी वो चीजें हैं विच वी एक्चुअली वांट के हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो इसके गिर जो है ववन होना चाहिए. तो अब सवाल यह है कि जब हम बात करते हैं कॉम्पिटेंस की और कैपेबिलिटी की, इन दोनों में ना बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है. तो जो कॉम्पिटेंसी है वो क्या है? कॉम्पिटेंसी इज एक्चुअली द प्रूवन एबिलिटी इन एक्वायरिंग नॉलेज. नॉलेज आपने एक्वायर कर लिया है और फिर या स्किल एक्वायर कर ली है, तो नॉलेज और स्किल जो एक्वायर किया है उसको यूज किया जा सकता है समवेयर एल्स. सो कैन बी रिट्रीव्ड, कैन बी रिपीटेड. दिस इज व्हाट वी कॉल कॉम्पिटेंसी. कैपेबिलिटी जो है इसका स्कोप थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी से बड़ा है. व्हाट इज कैपेबिलिटी? इट इज लर्नर्स कॉन्फिडेंस इन हिज हर कॉम्पिटेंस, एज अ रिजल्ट the ability to take appropriate effective actions to formulate and solve problem in both familiar and unfamiliar and change settings. Competency जो है वो ये है कि they have acquired a knowledge, they can apply that knowledge to solve the familiar problems. They will solve it time and again. वो knowledge को भी apply करेंगे, वो skill को भी apply करेंगे. जो दूसरी चीज है जो कैपेबिलिटी, इसका कैनवस जरा बड़ा है. इसमें यह है कि वट एवर ही और शी हैज एक्वायर्ड उसको फिर वो अप्लाई कर सकते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जो कि ज्यादा कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड हैं. वो फेमिलियर सेटिंग में भी हो सकती हैं और अनफेमिलियर सेटिंग में भी हो सकती हैं. जो लोग जिनको हम कहेंगे कि ये कैपेबल हैं, उनकी 4-5 जो हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं. नंबर 1 इज द सेल्फ एफिकेसी इन नोइंग how to learn and continuously reflect on the learning process. एक जो continuous improvement है in their learning, whenever they experience something, they actually move one step ahead. Then communication and teamwork skill, working well with others and being openly communicating. When they have a trouble, they can actually raise questions, and when they are asked question, they can deal with it. Creativity is another postulate that particularly in applying the competencies to new and unfamiliar situations by being adaptable and flexible in approach. So self-efficacy,
communication and teamwork, or creativity. And then there are positive values that he or she needs to reflect when they are asked. अब क्वेश्चन ये है कि ये जो वर्ड्स हैं, ये वही डायग्राम है जो आपने देखी while you were filling the survey. So ये ग्रीक टर्म आए हैं, ये सारी pedagogy, andragogy and hedagogy. तो वो एक टर्म है ना, it's all Greek means we can't understand. It's all not Greek. ये जो टर्म्स हैं they are easily understandable. ये पिक्चर जो है ये itself बड़ी रिफ्लेक्टिंग है in this sense कि ये पता चल रहा है कि ये क्या हो रहा है इसमें. So ये जो टर्म जिसको हम pedagogy कहते हैं, this is from paidi, from child, and agos is guide. And andros that relates to adult or man, and agos is again guide. तो इसमें हो क्या रहा है कि जो pedagogy है उसको अगर define करना हो तो what we do there, an education method in which learner is dependent on the teacher for 3 or 4 things. For guidance, so teacher guide भी करता है, evaluate भी करता है, और जो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है उसके लिए रिसोर्सेज या सोर्सेज की सिलेक्शन का रिस्पॉन्सिबल भी टीचर है. टीचर विल डिसाइड कि कौन सी टेक्स्ट बुक होगी, टीचर विल डिसाइड कि कौन सी एक्सरसाइज, टीचर विल डिसाइड कि क्या कॉम्पिटेंसी जो है वो बिल्ड की जा सकती है. जो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है व्हेन वी कम टू द एडल्ट एजुकेशन, उसमें क्या है कि मेथड्स एंड अप्रोचेस यूज्ड इन एडल्ट एजुकेशन, and this is directed towards self-actualization, gaining experience and problem solving. So यहाँ पे when we are seeking knowledge is the sole purpose. For example here they are not supposed to solve the problems, इसीलिए वो टीचर बता रहा है वो उसको याद कर रहे हैं, या उससे बेसिकली उनका वो जो पूरे का पूरा मेंटल फ्रेमवर्क है वो बिल्ड हो रहा है. ऑन द अदर साइड यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बेसिकली उस तरह से आप देखिए कि देयर इज नो टीचर फॉर एग्जांपल है, एटलीस्ट इन द फिगर टू से. सो इट डजंट से कि टीचर नहीं है, टीचर इज देयर, से इज द वन, बट द प्रोसेस इज मोर ओपन, इट्स मोर कम्युनिकेटिंग, इट्स मोर अपने एक्सपीरियंस गेन करना है, यू आर इन डिस्कशन मोड. तो सवाल ये है कि इफ वी आर डीलिंग विद एडल्ट्स, वी आर डीलिंग विद मेन, or we are teaching them like we should teach them as if they are child, how consistent is this practice? इसके ऊपर बेसिकली जब शुरू में मैंने क्वेश्चन किया था कि कोई ऐसा दोस्त हो जिसने बेसिकली खुद से एक अपनी सेल्फ कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए, समटाइम्स देयर आर ऑनलाइन कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन गो थ्रू, कुछ थोड़ी बहुत कॉस्ट होती है वो भी पे कर सकते हैं. तो एक अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के, इफ वी आर डीलिंग विद एडल्ट्स, why to use every method that is more suitable for pedagogy? Then अगर थोड़ा सा pedagogy से हम freedom का जो spectrum है उसको और expand कर लें, तो this may be a new term for some of the colleagues. This is a process in which individuals take initiatives with or without help of others. किस काम में? In diagnosing their learning needs, formulating learning goals, identifying human and material resources. So what do? They take initiative, they diagnose learning needs, they formulate learning goals, they identify resources, they choose and implement strategies, and then they evaluate outcomes. ये जो रेड और ग्रीन है ना, इसको कॉम्बिनेशन में काइंडली देखें कि when we are talking about the hedagogy, ये बेसिकली एक्सटेंशन है. ये लास्ट सेंचुरी के कोई मिडल में इस पे थोड़ा सा काम हुआ एंड देन थोड़ी सी ये ठप हो गई, बट अगेन इस पे दोबारा से जो स्टडीज जो हैं दे आर बीइंग फॉर्मुलेटेड. व्हाट वी डू एक्चुअली, वी डायग्नोज द लर्निंग नीड्स, वी फॉर्मुलेट द लर्निंग गोल्स कि लर्निंग नीड्स क्या है, देन व्हाट वी हैव टू अचीव, एंड टू अचीव दैट व्हाट वी नीड द रिसोर्सेज, एंड देन वी नीड टू पिक अप एंड इम्प्लीमेंट the appropriate learning strategies for the evaluation of the outcomes that we have attended. वो जो learning goals थे उनको कैसे evaluate किया जाएगा कि if we are in that process and we have acquired something, can we really solve a problem? उसका कोई rubric होना चाहिए, उसका कोई exam होना चाहिए. This actually talks about the assessment. Then these can be actually labeled like this, जो engagement to cultivation to realization. Pedagogy, totally finger holding.
then the independence is increasing, we are going to the cultivation, and then we are going to the realization, that is again level 3. What is happening when we are moving from level 1 to level 3? ये जो required जो autonomy and maturity है on learners part, that is increasing. तो आप ये जो एरो का कलर जो है इसको अगर आप देखें तो that is turning green. तो ब्लू से स्टार्ट हुआ है, नॉट मच ऑटोनॉमी, ये तो बेसिकली टीचर डिसाइड कर रहा है कि क्या सीखा जाएगा, कैसे सीखा जाएगा, क्या रिसोर्सेज होंगे, कौन से टेक्स्ट बुक होंगे, किस टाइम पे वो क्या पढ़ेगा. सो नॉट मच फ्रीडम. एज वी आर गोइंग अप, तो जो लर्नर साइड के ऊपर जो ऑटोनॉमी एंड मैच्योरिटी है दैट इज इंक्रीजिंग. और दूसरी साइड पे अगर हम देखें कि जो इंस्ट्रक्टर कंट्रोल जो है वो यहाँ से अगर आप शुरू करें अगेन, वेरी लेस कंट्रोल ऑफ द इंस्ट्रक्टर या टीचर या मोटिवेटर और हु इज अ कोच. तो जितना कोच का बेसिकली कंट्रोल है, व्हेन द प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द गेम, द कोच डज नॉट कंट्रोल एनीथिंग. वो बाहर से इशारे जरूर कर सकता है, ही इज इक्वली कंसर्न्ड एज अ कोच, लेकिन वो जो फुटबॉल का स्टेडियम है या क्रिकेट का स्टेडियम है उसका रस्सा नहीं पार कर सकता. ही हैज टू स्टे आउटसाइड. Whatever he has to do it passively before the match actually starts. जो इंस्ट्रक्टर का जो कंट्रोल है, ये क्या होगा, ये जैसे जैसे हम लेवल ऊपर जाएगा कंट्रोल कम होगा. और जो लर्नर, जैसे जैसे इंस्ट्रक्टर का कंट्रोल कम होगा, इट इज पर्टिनेंट कि जो लर्नर है उसकी जो मैच्योरिटी है दैट एक्चुअली शुड इंक्रीज. सो इन 2-3 टर्म्स में जो डिफरेंस है वो एक लूप से भी बेसिकली हम जाहिर कर सकते हैं. इफ वी हैव द प्रॉब्लम्स एट हैंड, देन वी डिसाइड व्हाट एक्शन वी टेक एंड देन व्हाट आर द आउटकम्स. ये जो लूप है बेसिकली दिस इज सिंगल लूप लर्निंग. एंड देन वी हैव अनदर बिगर लूप कि जिसमें व्हेन यू आर डीलिंग विद द आउटकम्स, ये जो आउटकम्स हैं दे आर एक्चुअली अफेक्टिंग योर बिलीफ सिस्टम. ये जो बिकॉज यू हैव लर्न देम इंडिपेंडेंटली, तो जो चीजें बेसिकली हम फिंगर होल्डिंग की जाएंगी, इट्स लेस लाइकली कि वो सस्टेन्ड लर्निंग के फ्रेमवर्क के अंदर फॉल करेंगे. बट इफ दे आर डूइंग इट, तो ये डबल लूप ऑफ लर्निंग जो है इसके अंदर जो है जो स्टूडेंट्स हैं दे विल बी नो मोर अंडर द पेडागोजिकल कंस्ट्रेंट्स, दे आर मूविंग इन आइदर एंड्रोगॉजी और हेटागॉजी. ये डिफरेंसेस हैं. इफ वी वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज 3 टर्म्स, ये पैरामीटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड देयर कुड बी मेनी. दिस लिस्ट कैन गो एज लॉन्ग एज यू वांट. आप थोड़ी सी रिसर्च करें इसके ऊपर, आप फाइंड कर सकते हैं. सो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट? डिपेंडेंस के इश्यूज हैं. जो लर्नर जो है वो कितना टीचर डिपेंडेंट है. फिर रिसोर्सेज ऑफ लर्निंग, हु विल सिलेक्ट द रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज जो हैं उनको कंसीडर किया जाएगा. क्या जो लर्नर है उसकी अपनी विल भी इसमें शामिल है या उसके पास फ्रीडम है या नहीं है, ये इस स्पेक्ट्रम के ऊपर ये रिक्वायरमेंट चेंज होगी. देन रीजन फॉर लर्निंग, व्हाई इज ही लर्निंग? ही इज लर्निंग टू एडवांस टू द नेक्स्ट स्टेज. इफ ही इज इन अ पेडागोजी, उसने ये ग्रेड पास करना है, अगले ग्रेड में चले जाना है, बट ही इज नॉट देयर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स. लेकिन इफ ही इज डीलिंग ओवर हियर, तो ये नीड बेस नहीं हो सकती. कोई हो सकता है एग्जाम उसने ना ही पास करना हो, लेकिन अगर एग्जाम पास भी करना है तो उसमें नॉट नेसेसरीली जो ये लर्निंग है इट इज लीनियर, इट कुड बी एक्सपीरियंशियल. इस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को रीओरिएंट किया जाए कि विदाउट टीचिंग ही अंडरगोज एन एक्सपीरियंस and he learns from that experience. So that is what we call experiential learning. फिर focus of learning क्या है? Is it subject controlled? Is it curriculum oriented? कि बिल्कुल वो curriculum की जो boundary है उससे 1 इंच ना इधर ना उधर. और क्या ये sequential learning है कि ये आप पहला step पहले करें, फिर दूसरे पे जाएं, फिर तीसरे पे जाएं, फिर चौथे पे, तो they are all falling under pedagogical constraint. But if we are dealing with adults, we have got to be problem centric. There is a problem, there is no curriculum. Well, curriculum of course is a constraint, it is going to be there, लेकिन जो हमारा teaching learning process है that has got to be problem centric. तो इसमें
जब हेटागॉजी में चले जाएंगे देन द एनवायरनमेंट हैज गॉट इवन मोर प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, गोइंग बियॉन्ड द प्रॉब्लम एट हैंड, जिससे जनरलाइजेशन हो सकती है डिफरेंट चीजों की। इफ यू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड देन यू कम अप विद ए जनरल रूल कि जी अगर हमने इसको एज अ रूल ट्रीट करना है, सो दैट इज व्हाट फॉल्स ओवर हियर। देन मोटिवेशन, व्हाट इज द मोटिवेशन फॉर दिस? ये जो एक्सटर्नल सोर्सेज जो हैं वो मोटिवेशन है, पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं, बच्चे तो स्कूल जाना नहीं चाहते तो टीचर जो हैं वो मोटिवेट करते हैं। सेंस ऑफ कंपटीशन, सो पीयर्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स, ये हैं बेसिकली वो मोटिवेटर्स हैं। तो ये मोटिवेटर अगर आप रिमूव कर दें, फॉर एग्जांपल पीयर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, पेरेंट्स they don't push the kids to go to schools, और टीचर they have nothing to offer, तो ये जो पेडागोजी का सारा फ्रेमवर्क है that will be on the ground. Whereas when we are talking about this, अब चूंकि जो एडल्ट है वो relatively इतना इंडिपेंडेंट हो चुका है, he or she can make choice, इसमें इंटरनल सोर्सेज से आएगा, सेल्फ स्टीम है, कॉन्फिडेंस है, रिकग्निशन है, जो ग्रेड्स हैं, बैचेस हैं, ये बेसिकली दे प्ले अ लॉट ऑफ रोल इन इट। देन द रोल ऑफ द टीचर, कि वो टीचर क्या करता है, टीचर पूरे का पूरा लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग मटेरियल ये टीचर डिफाइन करता है। एंड्रोगॉजी में वो टीचर जो है वो बेसिकली उसका रोल वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से अब फैसिलिटेटर वाला रोल हो गया, वो कोलैबोरेटर है, ही इज बीइंग रिस्पेक्टेड एज अ कोच इज बीइंग रिस्पेक्टेड। यूजुअली ये वाला जो काम है ना, जो एंड्रोगॉजी, हम स्वाय प्रोजेक्ट्स के, व्हेन वी आर डूइंग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स और सम ऑफ द टीचर्स दे आर वेरी इंट्यूटिव, तो वो शायद करते हैं। जनरली व्हेन वी आर टीचिंग कन्वेंशनल क्लास में ये सारे का सारा काम हो रहा है जो बेसिकली पेडागोजिकल जो कंस्ट्रेंट हैं उसमें आता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पेडागोजी, इट मींस वी टॉक अबाउट व्हाट, कि जो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है दैट इज व्हाट इज इंटेंडेड। व्हेन वी टॉक अबाउट एंड्रोगॉजी, दैट इज प्रोसेस नेगोशिएशन, उसके ऊपर या पीछे जो अंडरलाइंग फिलोसफी है, जो प्रोसेस नेगोशिएशन है कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, व्हेन दे ट्राई टू आंसर व्हाई, they shall certainly go beyond the limits of the module which they are offering. तो इसमें आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दी जा सकती हैं, जो मल्टी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स हैं वो दी जा सकती हैं, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको रीओरिएंट किया जा सकता है। एंड देन इन हेटागोजी, व्हाई नॉट? सो ये बेसिकली इससे भी एक स्टेप आगे है कि इफ दिस कैन हैपन, व्हाई द अदर थिंग्स कैन नॉट हैपन। तो आप जितनी भी ये नॉलेज क्रिएशन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें आप ये देखिए, ये जो क्रिटिसिज्म है ऑन द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस, वी चैलेंज द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस व्हेन वी से व्हाई नॉट, इफ दिस कैन हैपन, व्हाई नॉट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कैन कोएग्जिस्ट। तो इस पर्टिकुलर जो हमारे पास डोमेन है, इसमें अगर हम टीचिंग को डिफाइन करें तो व्हाट वी एज अ टीचर आर डूइंग, वी आर इंटरेक्टिंग and engaging the students in activities that will enable them to acquire three things: knowledge, skill, values and attitudes. वो एक KSA framework है, knowledge, skill and attitude, या इसको हम कह सकते हैं cognitive, psychomotor and affective. We deal with brain, we deal with hands, we deal with heart. वो जो 3H की जो फिलॉसफी है कि व्हेन वी थिंक ये डेवलपमेंट होनी कैसे चाहिए, तो इट शुड बी ए 3 pronged डेवलपमेंट, जिसमें हमने हेड को डेवलप करना, मींस माइंड को, ब्रेन को, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स को, फिर उसकी हैंड्स ऑन स्किल को, और फिर उसके जो एटीट्यूड जो स्किल्स हैं, इन सब को बेसिकली हमने डील करना है। तो ये जो परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज व्हाट वी कॉल लर्निंग। सो टीचिंग इज इंटरेक्टिंग एंड एंगेजिंग with the students in activities that will enable them to acquire cognitive, psychomotor and affective domain के अंदर जो skills की development। तो learning क्या है? Once the teaching has been done, अब जो assess होगा, assessment is not for teaching, assessment is for learning. That is actually the permanent change in the behavior of the learner. वो इंटेलेक्चुअल है, फिजिकल है, ओवर्ट है, एटीट्यूड का है। whenever he passes through the teaching learning experience, what capacities or capabilities or competencies he or she has developed. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है जी कि टीचर जो है उसके रोल्स क्या क्या है या क्या क्या हो सकते हैं when we are dealing
विद डिफरेंट एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं, तो हाउ कैन टीचर्स रोल ट्रांसफॉर्म। तो टीचर जो है ही कैन और शी कैन बी ए फॉर्मल अथॉरिटी, बिल्कुल इस खातून की तरह वेरी स्ट्रिक्ट, स्टूडेंट्स आर अफ्रेड ऑफ, आपके कमरे में नहीं जा सकते। सो क्लास में भी बिल्कुल वो इतने डरे हुए हैं कि दे आर बोल्ड एंड दे आर फियरफुल। तो जो हमारी यूजली क्लासेस हैं उसमें ये एक टैक्टिक है, इफ वी आर अप्लाइंग दिस टैक्टिक इट मींस वी आर फॉलोइंग दिस मॉडल। ये फॉर्मल अथॉरिटी का मॉडल है। हमारा सारा जो फोकस है दैट इज ऑन द कंटेंट्स, वी डोंट बिल्ड रिलेशंस। बिल्डिंग रिलेशन डज नॉट मीन कि स्टूडेंट्स के साथ कोई दोस्ती हो जाए। बिल्डिंग रिलेशनशिप मीन्स ये जो फियर का जो कर्टन है इसको ड्रॉप किया जाए, जो क्लास है हमारी वो बोरिंग ना हो। इफ द स्टूडेंट इज फीलिंग fearful or he is feeling bored, that is a nasty thing for a teacher. इसका मतलब ये है कि जो भी बताया जा रहा है very less of it is being effectively approved by the students body and mind and his soul. उसके बाद क्या है, टीचर फॉर्मल अथॉरिटी से वो एक्सपर्ट हो गया है, इसमें भी जो स्टूडेंट्स जो हैं दे आर रिसेप्टर ऑफ नॉलेज, दे बिहेव लाइक एम्प्टी वेसल्स। फिर पर्सनल मॉडल है, नो टीचर हैज बिकम अ पर्सनल मॉडल, ही इज डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्टफ, शो बाय एग्जांपल द प्रोसेस एंड हेल्प मास्टर द टास्क। वो बेसिकली सबको आगे 50 की या 60 की क्लास को बिठा के वो एक जो डाइवाइन लेक्चर जो है उससे बियॉन्ड ही डज इट, they see him or her and then they do it and they learn by doing it. This is what we call personal model. इससे भी आगे now he is becoming a coach, create situation for the students to practice what was taught. ये basically वो teach भी कर रहा है, assess भी कर रहा है, and he is doing in a way कि learning is not coming from teacher's mouth only, कि वो जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा है कि ये जो पीयर टू पीयर जो डिस्कशन है दैट इज आल्सो ए सीट फॉर लर्निंग, कि दे आर नॉट ओनली लर्निंग फ्रॉम द कंटेंट, दे आर नॉट ओनली लर्निंग फ्रॉम द टीचर, दे आर आल्सो लर्निंग फ्रॉम द ग्रुप एक्टिविटीज, खुद भी सीख रहे हैं। डेलीगेटर, इस केस में जो टिपिकली जो है ये जो प्रोजेक्ट में टीचर बिल्कुल पैसिव है, ही इज टोटली रिलैक्स्ड थिंकिंग on a different plane. He has given a problem और sometimes जो students हैं उन्होंने problem भी खुद select किया है, उन्होंने material भी खुद select किया है, उन्होंने experiment का design भी खुद किया है, and at the end of the day they come up with a question maybe, वो conclusion पे भी आ सकते हैं और question पे भी आ सकते हैं। When they have brought a question वो उसका directly answer नहीं करता, he raises another question which actually directs them to a different route. तो ये basically डेलीगेटर का रोल है। तो अब हमने करना ये है कि ये जो कंटेंट वर्सेस प्रोसेस, ये एक ग्राफ है, तो आप सब लोगों से ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वैसे इफ यू कैन ऑनर दैट कि आप अपने डेस्क के ऊपर इफ यू हैव अ कॉपी एंड पेन काइंडली ये एक एक्सिस ड्रॉ करें सब लोग। ऑल कलीग्स आर रिक्वेस्टेड कि ये कंटेंट वर्सेस प्रोसेस ये एक जो एक्सिस है इसको जरा ड्रॉ करें। इस पर छोटी सी एक एक्टिविटी करते हैं। ऑलराइट, एक्टिविटी क्या है जी? एक्टिविटी ये है कि अभी हमने टीचर के 5 रोल्स देखे। 5 रोल्स में फॉर्मल अथॉरिटी, एक्सपर्ट, पर्सनल मॉडल, फैसिलिटेटर एंड डेलीगेटर। ये जो 5 मॉडल हैं इनको अगर हम मैप करना चाहें, चलिए जी मैंने ये एम्प्टी जो बॉक्सेस हैं ये प्लॉट कर दिए, तो काइंडली सब लोग एक कोशिश करें जरा कि ये जो फॉर्मल अथॉरिटी से लेके गोइंग टू द लास्ट टीचर की जो स्किल थी दैट वाज डेलीगेटर, तो इसको हमने प्लॉट करने की कोशिश करेंगे हम। और इसमें हमने देखना ये है कि वेयर डू वी फॉल, हम क्या हैं व्हेन वी आर ट्राइंग टू टीच समथिंग, व्हेन वी आर अ पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसमें हम किधर फॉल करते हैं। तो 5 बॉक्सेस हैं, इन्हें फिल करना है। अगर कोई इसको मैं नेम कर देता हूं, फिर हम बेसिकली 1-2 लोगों को चांस भी दे सकते हैं। सो दिस इज 1, सो लेट्स नॉट नेम इट इन दिस वे, दिस इज 1, सॉरी माय पेन इज नॉट वर्किंग,
This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. ये जो 1, 2, 3, 4 and 5 those roles that I have shown you, उस तरह से नहीं. ये बेसिकली आप और मेरे दरमियान कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए इस बॉक्स में क्या आएगा. So you can unmute yourself and you can contribute. What we are going to put in here. Okay, let me ask some colleagues by looking at their names. Qamar Hafiz sir, Qamar Hafiz, can you please unmute yourself? आप बताएं जनाब. ठीक है, रज़ाक अहमद साहब कह रहे हैं जी कि इधर आएगा फैसिलिटेटर. तो मैं इसको ना फिल करता जाता हूं और फिर हम इसका ओरिजिनल देख लेंगे. ओहो, दिस मार्कर, so sorry that well, not necessarily that I agree, but the thing is we have to accept whatever our colleagues are saying. ठीक है, इसमें फैसिलिटेटर आएगा. नंबर 2 में क्या आएगा जी? अगर आपको नाम याद नहीं है तो मैं, मुझे चूंकि नाम याद है इसलिए आई कैन रिकॉल दोज नेम्स. फॉर्मल अथॉरिटी, एक्सपर्ट, पर्सनल मॉडल, फैसिलिटेटर एंड डेलीगेटर. इफ यू कांट स्पीक और डोंट वांट टू स्पीक, आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, मैं वहां से देख के आई कैन फिल इट. ठीक है, 2 हमारे पास ऑप्शन हैं, पर्सनल मॉडल की नंबर 2 के लिए और एक्सपर्ट. सो जो पहले आई है उसी को पिक कर लेते हैं, पर्सनल मॉडल. ठीक है, नंबर 3 इधर क्या आना चाहिए? अगेन आई वुड नेम के फॉर्मल अथॉरिटी, एक्सपर्ट, पर्सनल मॉडल, फैसिलिटेटर, डेलीगेटर. डेलीगेटर इसमें क्या आएगा? इफ वी हैव एनी ऑप्शन, डेलीगेटर. चलें जी, एक ऑप्शन है अब्दुल रज़ाक साहब की, अब्दुल हमीद, डेलीगेटर. नंबर 4, नंबर 4 में एक्सपर्ट मॉडल, एक्सपर्ट या पर्सनल मॉडल. चलें जी, नंबर 4 में एक्सपर्ट. तो फॉर्मल अथॉरिटी किधर रह गया? फिर एक ही रह गया, उसको यहाँ पे लिखते हैं. अच्छा, इसको अब देखने की जरूरत है कि फॉर्मल अथॉरिटी जो है उसका जो कंट्रोल, फॉर्मल अथॉरिटी जो है वो कंटेंट को बहुत कम कंट्रोल कर रहा है. चलें इसका हम एक सोल्यूशन देखते हैं आप जी कि सोल्यूशन क्या है. ये है फॉर्मल अथॉरिटी, ये है एक्सपर्ट, ये है फैसिलिटेटर, ये है पर्सनल मॉडल और ये है डेलीगेटर या कंसल्टेंट. इफ वी आर बिहेविंग एज अ फॉर्मल अथॉरिटी, इस केस में बिल्कुल कंटेंट फोकस्ड है, लेकिन वो कंटेंट भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है. अच्छा जी, अगर हम एक्सपर्ट हैं तो एक्सपर्ट का मतलब यह है कि उस कंटेंट में तो हम एक्सपर्ट हैं, but we are not letting them behave like independent learners. तो चूंकि वो इंडिपेंडेंट लर्नर्स के तौर पे एक्ट नहीं कर रहे, इसलिए प्रोसेस के ऊपर स्टूडेंट का कंट्रोल नहीं है एंड दे विल नॉट बी एबल टू मास्टर द प्रोसेस, और उसी लर्निंग को दे विल नॉट बी एबल टू अप्लाई इन एन अनफेमिलियर सेटिंग. बाकी तीनों जो है अगर आप देखें तो जैसे जैसे जा रहे हैं, जो डेलीगेटर जो है या कंसल्टेंट है, इस केस में आप एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर हैं, आप एक प्रोजेक्ट सुपरवाइज कर रहे हैं. अगर आप देखें तो उस केस में भी आप बहुत कम कंटेंट को डील करते हैं. मोस्टली आप क्या कर रहे हैं, यू हैव डेलीगेटेड. स्टूडेंट से आपने कहा कि आप प्रॉब्लम भी खुद चूज करें, आप मेथड भी खुद चूज करें, आप अपना गैंट चार्ट या अपना जो टाइमलाइन है वो भी खुद से बना के लाएं, and I will only control the outcomes. So now you are
just behaving like a delegator or consultant. अब देखिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आप डॉक्टर जो कंसल्टेंट है, what do they do? कंसल्टेंट सिर्फ वो आपकी कंडीशन देख के they only put up a prescription. So this is how ये रोल्स जो हैं टीचर के they actually vary across this spectrum. अच्छा, एक और छोटी सी एक्सरसाइज अगेन, इसमें काइंडली ये देखिए कि लर्निंग प्रोग्रेशन, इसमें एक जैसे जैसे जो लर्निंग है वो प्रोग्रेस कर रही है, सवाल ये है कि टीचर का रोल इसमें से कौन सी लाइन से रिफ्लेक्ट हो रहा है, इज इट ब्लैक लाइन और द रेड लाइन? फाइनली थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते जाएं ताकि इसमें मतलब स्विफ्टली मूव कर दें कि जो स्लाइड आपको नजर आ रही है इसमें दो लाइंस हैं, ऑन द एक्सिस वी हैव ए कंट्रीब्यूशन, जाहिर है जैसे जैसे ये कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, ये कंट्रीब्यूशन रेड लाइन, इसका कंट्रीब्यूशन ये बढ़ रहा है, तो ये लर्निंग प्रोग्रेशन है। जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं इट इज हायर स्टेजेस ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन ये है कि जो टीचर जो है जो डील कर रहा है वो उसकी लाइन कौन सी है, एज द लर्निंग गोज ऑन, हायर लर्निंग स्टेजेस के ऊपर टीचर का जो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है इज इट डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, तो उससे बेसिकली डिसीजन होगा कि रेड लाइन जो है वो है या बेसिकली ब्लैक। अच्छा, जो कुछ ऑप्शन आ रही हैं उसमें यस, कुछ दोस्त हैं उन्होंने कहा जी रेड लाइन है, कुछ कह रहे हैं ब्लैक है। अब देखने की जरूरत है ब्लैक वाले जो दोस्त हैं दे आर एक्चुअली करेक्ट। द रीजन अभी जो हम पीछे भी बात करके आए हैं, व्हेन वी डील विद एडल्ट्स व्हाट वी डू, हम करके रहे हैं व्हाइल डीलिंग विद एडल्ट, हमने तो वो ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस जो है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। जो हायर सेमेस्टर फॉर एग्जांपल है रिफ्लेक्टिव ऑफ द रियल वर्ल्ड है। अब रियल वर्ल्ड में तो इज अ सोल्जर एंड वो जो मिलिट्री एकेडमी से पास हो एज द लर्निंग, और ये बात यह कि ये स्टूडेंट की लर्निंग प्रोग्रेशन है, टीचर एज द लर्निंग इज प्रोग्रेसिंग टीचर्स रोल इज बीइंग मोर पैसिव, वो फॉर्मल अथॉरिटी से स्टार्ट करता है और फैसिलिटेटर तक पहुंच जाता है। जो स्टूडेंट है शुरू में वो डिपेंडेंट है टीचर के ऊपर, द टीचर इज सेटिंग को बेसिकली पिकअप किया, एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट बेचारा सिर्फ असेस हुआ, लेकिन जब फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट हुआ उसमें आप देखिए कि टीचर का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन इन टाइम वेरी लेस, उसने थिंकिंग की और पीछे बैठ के स्टीयर किया, जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन है दैट इज डन बाय द स्टूडेंट्स। ये टीचर की कर्व है और ये बेसिकली स्टूडेंट की कर्व है कि व्हेन वी आर डीलिंग विद द स्टूडेंट्स जिनके साथ हम कर रहे हैं इवन विद इन द डिग्री प्रोग्राम, बिकॉज उनकी एज इज ट्रांसफॉर्मिंग, उनकी जो लर्निंग जो है उसके नई नई डायमेंशन ऐड हो रही हैं, द टीचर्स रोल हैज गॉट टू बी पैसिव सो दैट लर्निंग जो है वो लाइफ हैं, वो जो सारे नाम थे कि व्हेन टीचर बिहेव्स लाइक एन अथॉरिटी स्टूडेंट इज फुली डिपेंडेंट, सो मच डिपेंडेंट है कि मैं आपको ना एक छोटी सी अगेन पर्सनल एग्जांपल देता हूं कि 1-1.5 साल पहले की बात है, आई वाज लुकिंग एट माय सन्स होमवर्क, तो वो तो मैंने देखा कि टीचर ने जिस तरह से वो उसका क्यूब किया है ना, वो मेथड ठीक नहीं था। अब मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार ये इस तरह से ये ठीक मेथड है। बच्चा बेसिकली टीचर के ऊपर इतना डिपेंडेंट है कि मुझे आई स्पेंट अराउंड 40 मिनट्स टू डेमोन्स्ट्रेट कि जिस मेथड से टीचर एंड उसने क्या कंक्लूड किया, उसने कहा आप ठीक कर रहे हैं, ये नहीं कहा टीचर ने गलत कहा है, उसने कहा आप ठीक कह रहे हैं, आई विल डिस्कस इट विद टीचर। अब ये टीचर की इतनी फॉर्मल अथॉरिटी है कि वो बेसिकली जो किड है ही कैन नॉट इमेजिन कि टीचर कैन गो रॉन्ग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो स्टूडेंट जो है वो फुली डिपेंडेंट है।
अब टीचर ने अपना रोल ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया, स्टूडेंट की लर्निंग कर्व जो है वो ऊपर होना शुरू हुई। व्हेन टीचर बिकम्स गाइड या मोटिवेटर, द स्टूडेंट अब वो इंटरेस्टेड है। यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ पे तो पेरेंट्स का प्रेशर है, पीयर्स का प्रेशर है, स्टूडेंट्स यानी कि जो टीचर हैं वो एक सिस्टम है जिसने उसको उस रट के अंदर डाल दिया है। अब नाउ द किड इज इंटरेस्टेड बिकॉज द टीचर इज नो मोर फॉर्मल अथॉरिटी, वो मोटिवेट कर रहा है। फिर टीचर ने जब फैसिलिटेट किया तो टीचर ने कुछ और चीजें लेट गो की और पैसिविटी इख्तियार की। अब स्टूडेंट इंटरेस्टेड से ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। नाउ ही इज थिंकिंग व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग, और व्हेन द टीचर हैज डेलिकेटेड, अब स्टूडेंट जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड है, ही इज पिकिंग अप whatever the material is required, what is the appropriate technique that he should use। तो ये बेसिकली एक रिलेशनशिप है between the teacher and between the student। एक छोटी सी एक्सरसाइज, लेट मी चेक द टाइम, वेल टाइम नहीं है, अदरवाइज ये भी एक एक्सरसाइज थी कि ये एक टीचर स्टूडेंट लर्निंग सिस्टम इज जस्ट लाइक अ बाइसिकल, लेकिन ये नॉर्मल बाइसिकल नहीं है। इसके बेसिकली वी हैव टू व्हील्स। ये व्हील जो है ये टीचर का व्हील है, ये व्हील जो है दिस इज फॉर द स्टूडेंट। टीचर क्या करता है, टीचर का ये काम है, वो इंस्पायर करता है, गाइड करता है, स्ट्रक्चर करता है, फैसिलिटेट करता है, असेस करता है और एम्पावर करता है। ये टीचर के काम है और ये टीचर की सीट है। टीचर होल्ड्स द स्टीयरिंग, लेकिन जो पावरिंग करनी है, ये लर्निंग की जो साइकिल है, इसको जो पावर आएगी इट्स नॉट ओनली फ्रॉम द टीचर्स पैडल। स्टूडेंट जो है वो भी उसकी 1 2 3 मल्टीपल सीट्स हैं एंड दे आर आल्सो पैडलिंग। व्हाट द स्टूडेंट्स आर डूइंग, टीचर ने ये करना है कि रियल वर्ल्ड कनेक्शन, लर्निंग को कनेक्ट करना है विद द रियल वर्ल्ड। ही हैज टू ब्रिंग द ड्राइविंग क्वेश्चंस और प्रोजेक्ट आइडिया देना है। दिस इज टीचर्स जॉब। ही इज नॉट गोइंग टू डिफाइन द प्रोजेक्ट, ही इज गोइंग टू डिफाइन एन आइडिया, maybe he is going to reflect a real life problem। अब बच्चे क्या करेंगे, they are going to raise voice, they have voice, they have a pedal, they will actually pedal this learning। तो ये co-pilot है in the learning। Student is no more an empty vessel। When we are dealing with adults, we should not consider or treat them as empty vessels। अब वो co-pilot है, दूसरी चीज है, दूसरा पहिया है। Teacher is learning by teaching and the student he is learning by doing। So what student is required to do, वो डिस्कस कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, मेजर कर रहा है, इंक्वायर कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है या क्रिएट कर रहा है। दिस इज एन ऑप्टिमाइज्ड एंड सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन ऑफ टीचर्स मेथोडोलॉजी एंड स्टूडेंट साइकोलॉजी। इन दोनों को मिला के हम चलेंगे, देन वो वाला जो रियल वर्ल्ड कनेक्शन है, वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस दोज ग्रेजुएट्स हु विल बी एबल टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। ये कुछ टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं, आई हैव टू एक्चुअली रश थ्रू देम। एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, इन पे बातचीत हो चुकी है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, लर्निंग इज पैसिव, टीचर इज द सोल सप्लायर ऑफ नॉलेज। जो स्क्रिप्टेड लेसन हैं, लिखे हुए हैं, या उसने नोट्स लिख लिए हैं, या किताब लिख दी है, या मटेरियल प्रिस्क्राइब कर दिया है कि सिर्फ इसी में से काम करना है आपने। एक्सप्लिसिटली लेक्चर्स के ऊपर जो है वो उसकी डिपेंडेंस है, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है फॉर हैंड्स ऑन लर्निंग। फिर इसको अगर हम देखें कि ये जो टेक्निक है, ये जो एक शुरू में स्लाइड थी ना जिसमें जी फोकस वर्सेस प्लेन, ये बेसिकली टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे ऊपर आएंगी हाई टेक्नोलॉजी टेक्निक्स, यहाँ पे लो टेक्नोलॉजी, इधर आएगी स्टूडेंट सेंटर टीचिंग, इधर आएगी टीचर सेंटर टीचिंग। तो इसको अगर हम देखें तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो है, जो हमारा यूजुअली मोड ऑफ टीचिंग है, ये हाईली टीचर सेंटर्ड है और लो टेक है। फिर एक नया कॉन्सेप्ट है फ्लिप क्लासरूम। फ्लिप क्लासरूम में क्या होता है कि इन रेगुलर क्लासरूम जो डिस्कशन है वो बाहर होती है, लर्निंग जो क्लासरूम के अंदर है। ये मेथड बेसिकली रिसेंटली हमने अप्लाई किया हुआ है, एक हम केस स्टडी डेवलप कर रहे हैं पिछले कोई 3 साल से, इसको 2 साल अभी और चलेगा, देन वी विल बी एबल टू ब्रिंग सम आउटकम्स कि जो फ्लिप्ड क्लासरूम्स हैं इसमें टीचर डज नॉट टीच मच,
In most cases does not teach anything. He starts with questions and then he stirs the debate. वो debate start हो जाती है. तो student को पहले material specify कर दिया उसने. They have gone through either a recorded lecture or a book or maybe a simulation or something like that. तो अब ये जब वो क्लास में आएंगे तो वो क्या करते हैं, क्लास में वो डिस्कशन कर रहे हैं. पहले वो क्लास में लर्न कर रहे थे, डिस्कशन बाहर कर रहे थे. दैट वाज द ट्रेडिशनल मेथड. फ्लिप्ड क्लास में क्या है, अब क्लासरूम में एक्टिविटीज हो रही हैं और जो लर्निंग वाला काम था वो उन्होंने, यानी कि जो रीडिंग वाला काम है वो उन्होंने पहले कर लिया हुआ. तो ये जो फ्लिप क्लास है दैट एक्चुअली इज स्लाइटली लेस टीचर सेंटर्ड. अभी भी चूंकि सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल, टॉपिक, प्रॉब्लम वो टीचर के पास है, लेकिन स्टिल टीचर इज नॉट गिविंग द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन. तो आप देखेंगे तो इससे थोड़ा सा टीचर का इम्पैक्ट कम हो गया. और इसके केस में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी. आप यूट्यूब को यूज कर सकते हैं, हाउ साइंस वर्क, हाउ स्टफ वर्क, डिफरेंट जो बेसिकली मेथड्स हैं, जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, बुक्स हैं, वो रेफर की जा सकती हैं. तो ये रिलेटिवली ये हाई टेक में फॉल करेगा. Then there are different contemporary methods. एक kinesthetic learning है, learning by doing, where the students perform activities and they learn. Where do that fall? That is again slightly less teacher centered. अब student जो है वो activities करके सीख रहा है, so that is less teacher centered. लेकिन इसमें कोई technology involved नहीं है, so this is mapped on to the टीचिंग प्लेन की लोअर साइड के ऊपर. देन वी हैव द इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग. इस केस में जो टीचर है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, गाइड करता है थ्रू आउट द प्रोसेस. स्टूडेंट क्या करते हैं, वो एक्टिवली लर्न करते हैं. ये वो पहले व्हील में चीजें आ चुकी हैं. दे आस्क, इन्वेस्टिगेट, दे क्रिएट, दे डिस्कस, दे रिफ्लेक्ट, दे आस्क क्वेश्चंस, दे इन्वेस्टिगेट प्लान्स, दे रीड रिसर्च ऑन द इंटरनेट और मे बी ऑन द पेपर्स और बुक्स. व्हाट दे क्रिएट, they create, try, experiment, and they draw things, and then they discuss and share and report. Or फिर when the cycle is complete, then they reflect on the whole process. They revise and rethink and they reevaluate. ये कहाँ पे आएगा, इस केस में आप देखिए कि इसकी एग्जांपल है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, जो अब स्टूडेंट ने खुद चूज किया है. मटेरियल भी, प्रॉब्लम भी, और इसमें sometime technology का यूज हो सकता है, sometime no use, but this is highly student centered. इस केस में teacher has not played much role. ये जो inquiry based learning है that adds much towards the lifelong learning. फिर ये expeditionary learning है. इस केस में ये है कि आपने प्रॉब्लम दे दी है जी कि ये पोल्यूशन बहुत सीवियर इशू है, तो आप जाएं और पोल्यूशन जो पाकिस्तान में या स्पेशली लाहौर में फॉर एग्जांपल एक स्मॉग का प्रॉब्लम है. इफ यू आर अ लाहौर बेस्ड रेजिडेंट तो आपको पता होगा कि नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर का कुछ पार्ट जो है तो सिटी इज जस्ट लाइक अ गैस चेंबर. तो अगर हम एक ऐसी प्रॉब्लम दे दें ओपन एंडेड कि जी आप जाएं वहाँ सोर्सेज पे जाके रिसर्च करें कि व्हाट आर द कॉजेज दैट इज कॉजिंग दैट स्मोक, तो वो जाके पावर प्लांट्स पे चले जाएं, स्टील मिलों पे चले जाएं, ये रोड पे जाके जो पोल्यूशन आ रही है फ्रॉम द व्हीकल्स उनको देखें, इससे लर्न करें, और फिर जो इसके पीछे द साइंस बिहाइंड दिस फिनोमिना है वो करें. तो दिस सॉर्ट ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड एक्सपीडिशनरी लर्निंग. जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है ये इसमें आएगी, एंड दैट इज अगेन हाईली स्टूडेंट सेंटर्ड. और इस केस में भी सम टाइम टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है, सम टाइम नॉट. दीज आर सम ऑफ द अदर मेथड्स. पर्सनलाइज लर्निंग, गेम बेस्ड लर्निंग, या जो डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें स्टूडेंट की स्पेशल नीड्स को देख के हम इंस्ट्रक्शन दें, इनको भी बेसिकली हम इस प्लेन के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. नो दीज आर सम, दे आर नॉट एक्सक्लूसिव, दिस लिस्ट इज नॉट एक्सक्लूसिव. दीज आर सम ऑफ द टीचिंग टेक्निक्स और टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स विच वी कैन यूज. अब हमने देखना ये है कि व्हाट आर द अल्टीमेट कैपेबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस that we want our students to achieve. तो वो क्या है और वो कैसे उस पार तक जाने के लिए which method is more appropriate, ये टीचर ने बेसिकली सिलेक्ट करना है और उसको अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर इनकलकेट करना है. This is we were talking about the Bloom. So Bloom में we have remembrance, from remembrance to creation. So as we go up,
our cognition is improving. So remember करेंगे, फिर understand, फिर apply, फिर analyze और फिर evaluate करेंगे, फिर create करेंगे. ये basically क्या है, ये application and upwards, we call them performance interactions. टीचर जो है बेसिकली वो किधर है, टीचर बेसिकली यहाँ पे है. इंस्ट्रक्शनल इंटरेक्शन, जो रिमेम्बरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, यहाँ तक तो टीचर है. ये सारा फिर काम जो है, दैट इज व्हाट इज टू बी डन बाय द लर्नर. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस इंटरेक्शंस. सो जो एडल्ट की लर्निंग है उसके बारे में देयर आर फ्यू थिंग्स. दे लर्न बाय डूइंग. They want relevance, otherwise they will be bored. They want immediate value. Why they are doing it? एक context होना चाहिए. और they tend to be self-directed. अगर हमने उनको used to नहीं कर दिया finger holding का, तो they would love to be self-directed. And they prefer problem solving. So problem solving जो है, you can't solve a problem by remembering or by sheer understanding. What we have to do, we must be able to apply the knowledge. So this is what's happening. Recalling from the long-term memory, making sense of what you have learned, understanding, use the knowledge in new ways, application, breaking the concepts into parts and how they are related, analyzing, making judgments on the basis of set guidelines, we evaluate, and then putting the information together in an innovative way. That is actually the highest cognitive level. इस केस में ये है कि there are a few slides left, लेकिन मेरा ख्याल है कि we are थोड़ा सा वो जो start में we lost some time and we have another session on Thursday. इसकी remaining 3-4 slides जो है उसको embed करेंगे. I don't want to cut your lunch thing. So with this we end this session. If you have any question, we have 2 to 3 minutes before we actually proceed for lunch. Thank you.